मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं खास बात। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपको रूबरू करवाते हैं किसी खास शख्सियत से। हमारे साथ हमेशा की तरह बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं। हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आलोक सिन्हा साहब बहुत सीनियर आईएएस हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त हैं और साथ ही साथ में अपर मुख्य सचिव राज्य कर विभाग भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बड़ी बात यह है कि सर बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के योगी जी तक गांव किसान की बात करते रहते हैं और किसानों की आय को बढ़ाने की बात करते रहते हैं। आपका विभाग सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है, क्या कर रहे हैं इसके लिए आप? अच्छी बात कही है। गांव और किसानों की आय बढ़ाए बिना हम लोग देश की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में लगातार जोर देके कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए दो तीन स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो गांव में रोजगार के अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध हो सके, इसकी कार्रवाई आ रही है। उसके अलावा किसानों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जो उत्पाद उनकी के माध्यम से हॉट माध्यम से जिस भी माध्यम से स्तर पे जो भी हो रहा है उसमें कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए। वैल्यू एडिशन करने के उपरांत ही हम उनकी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो दो तरीके से कार्य कर सकते हैं। एक तो वो जो उनके पास जमीन उपलब्ध नहीं है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, और उसके अलावा हमारे जो किसान भाई हैं, कृषक भाई हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद किए जा रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और उनको बाजार तक ले जा सके, जिससे कि उनको अधिक से अधिक उसका मूल्य सर अक्सर देखा यह जाता है कि किसानों के लिए योजनाएं बहुत सारी बनाई जाती हैं। अलग अलग विभाग अलग अलग योजनाओं पर काम करता है, लेकिन समग्रता से काम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गांव का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। देखिए, मुझे भी इस बिंदु पे चिंता रहती थी कि जो किसान हैं, हमारे किसान भाई के पास अगर मान लीजिए छोटी सी जमीन है और वो डिफरेंट टाइप के चार विभागों से डील करना पड़ता है। विभागों से डील करना है तो कैसे उनकी आय, उनके जो विभिन्न जो कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं उसमें समग्रता कैसे लाई जाए। तो यही हमारा फोकस है कि हम लोग कन्वर्जेंस कहीं ना कहीं किसी माध्यम से करें, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को इसमें परेशानी ना हो और उनको हम लोग सारी योजनाएं इस प्रकार से इंप्लीमेंट करें, उनकी जो मार्केटिंग वो भी इस प्रकार से करें जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके। और उनको हम अगर जो इनपुट देना चाहते हैं, उनको हम अगर ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनको कोई नई टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, वो भी हम उनको आसानी से उपलब्ध करा सके। वो भी हम उनको आसानी से बताया है कि जो भी आय के स्रोत हैं हमारे गाँव के लेवल पे, चाहे वो से हो चाहे वो हमारी जो महिला उनके माध्यम से हो, उन सब में कहीं ना कहीं समग्रता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, अक्सर ये देखा जाता है ना, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की दूसरा दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क बनाता है, नगर निगम या बिजली विभाग उसको तोड़ने के लिए आ जाता है, तो विकास तो नहीं हो पाता है। और कुछ इसी तरीके से किसानों के साथ में भी समस्याएं रहती हैं। जी नहीं, समग्रता तो जरूरी है, कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। जैसे आपने बताया कि सड़क बन जाती है, उसके बाद में अगर प्रॉपर प्लानिंग करके शुरू में ही टनल्स वगैरह डाल दी जाए तो ऐसा संभव है, लेकिन चूंकि रिसोर्स क्रंच रहता है इसलिए नगर पालिकाओं में अक्सर जो आपने बताया सड़क काटने वाली समस्या नगर पालिकाओं में रहती है। लेकिन ग्राम के लेवल पे चूंकि वही व्यक्ति डिफरेंट टाइप के खेती भी कर रहा है, पशुपालन भी कर रहा है, मुर्गी पालन भी कर रहा हो, और उसकी होता है घर में लोग महिला स्वयंसेवी समूह में लगे हो, तो इन सबको मिला करके हमारी एक ऐसी रणनीति होनी चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति को, परिवार को हम लोग अधिक से अधिक आय दे सकें। और उनको जितने भी आय के साधन हैं, अगर हमें मान लीजिए कि महिला समूह है तो उनको कैसे उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, चाहे वो अचार बनाया जा रहा हो, पापड़ बनाया जा रहा हो, सिलाई का कार्य किया जा रहा हो, उन सभी चीजों को संगठित करके उनको अधिक से अधिक आय के अवसर दिला सके। और उसमें आवश्यकता है कि हमारे डीजल का दाम, एक बड़ी बात यह है कि पहले डीजल का दाम इसलिए कम रखा जाता था क्योंकि किसान इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब चूंकि क्या आपको लगता है डीजल का दाम बढ़ने से किसानों की समस्याएं भी बढ़ेंगी, या क्या इसके लिए आपने कोई उपाय किया है? क्या आपने अगर आप देखा होगा उत्तर प्रदेश में अभी भी जो डीजल के दाम है वो बगल के प्रदेशों से करीब 6 रुपए कम है। हमारे यहाँ पेट्रोल का दाम लगभग 80 रुपए है, डीजल का दाम लगभग 72 रुपए के आसपास, 72-73 रुपए के आसपास है। तो हम लोगों ने इस बात का विशेष ख्याल रखा है
कि डीजल के दाम काफी कम रहे, क्योंकि इसका उपयोग गाँव में किसानों द्वारा और ट्रांसपोर्ट इत्यादि में किया जाता है। जी सर, रोजगार की बात करें, 1.25 करोड़ रोजगार देने की बात की गई, क्या किन किन विभागों में यह रोजगार दिया गया है? गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देखिए उसमें बहुत 25 को लिया गया है, और लेकिन प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए उसमें हम लोगों ने गांव के परिवेश के लोगों को तो लिया ही, साथ में शहर में जो हमारे एमएसएमई हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनको भी इसमें शामिल किया है। तो उसमें मनरेगा ले लें, चाहे जो ग्रामीण स्तर पे कार्य होते हैं उनको हम लोग ले लें, महिला समूह ले लें, कुटीर उद्योग है उनको ले लें, खादी ले लें, एमएसएमई ले लें, बड़े उद्योग ले लें, इन सबको मिला करके 1.25 करोड़ रोजगारों का सृजन करने की योजना बनाई गई थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि उस योजना का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन करने के बाद भी बड़ी योजना सफलतापूर्वक चल रही है इस समय। सर ये अच्छी बात है, सर ये अच्छी बात है कि 1.25 करोड़ लोगों को आप लोगों ने रोजगार दिया। लेकिन पहले जब लोग रोजगार की बात करते थे तो लगता था परमानेंट रोजगार की बात हो रही, क्या अब दैनिक वेतन भोगी लोगों को रोजगार देना भी रोजगार की श्रेणी में आ गया है? वो 3 तरह के होते हैं। एक तो है कि वेज रोजगार, आपने जैसे हमारे दैनिक वेतन श्रमिक हैं जो किसी कंस्ट्रक्शन एजेंसी में काम कर रहे हैं, तो जो अभी तो 1.25 करोड़ रोजगार हुए हैं उसमें से 2.5 लाख के आसपास ऐसे भी हैं जिनको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उन लोगों ने एमओयू करके रोजगार दिया है। तो एक तो वेज रोजगार है कि हम डेली के डेली भुगतान कर रहे हैं मजदूरी का। दूसरा है स्वतः रोजगार, जिसमें कि हम लोन के माध्यम से या किसी अन्य महिला स्वयं समूह है तो उनको सहायता से उनको स्वतः अपने पैरों पर खड़े होने बनाते हैं, उनको लोन दिलवाते हैं, उनको गवर्नमेंट ग्रांट दिलवाते हैं, जिससे वो उत्पादों को बना करके बाजार में बेच सके। तो ये स्वतः रोजगार की श्रेणी में आता है। एमएसएमई भी इसी श्रेणी में आती है। और एक होता है कि इसमें वेतन से जुड़े हुए रोजगार, जिसमें कि आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी में कार्य करने से वेतन मिलता है, एक इस प्रकार का रोजगार है। और एक जो मनरेगा रिलेटेड है वो बेसिकली मैंडेज रिलेटेड है कि आपने इतने दिन कार्य किया तो आपको इतने दिन कार्य करने के लिए इतना एश्योर्ड नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था कि पहले जो रोजगार दिया जाता है तो परमानेंट रोजगार की बात होती थी। देखिए, जो जितने भी प्रकार के व्यक्ति किसी भी कार में एम्प्लॉय होते हैं उस पर्टिकुलर कार के नेचर के अनुसार होते हैं। अगर कहीं बिल्डिंग बन रही है तो वहां पे भी व्यक्तियों की आवश्यकता है, खेती हो रही है तो वहां भी व्यक्तियों की आवश्यकता है, उनको भी उसके अगेंस्ट में मजदूरी के धनराशि प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी है तो उसमें वेतन रोजगार मिलता है, अगर प्राइवेट एमएसएमई की नौकरी उसमें वेतन का रोजगार मिलता है। तो नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से वो वेतन वाला रोजगार होगा कि वेज रोजगार होगा या फिर मैंडेज वाला रोजगार होगा, ये नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है। और सभी के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, और इन सभी प्रकार के किस्मों के रोजगार से लोगों की आय में वृद्धि होती है और उनको जीविका के साधन किस्मों के रोजगार से उनको जीविका के साधन। सर, आप राज्य कर विभाग के भी अपर मुख्य सचिव हैं। ये वाणिज्य कर विभाग को खत्म करके अब ये राज्य कर विभाग बनाया गया है, तो आपको नहीं लगता जब ये राज्य कर विभाग है तो इसके अंतर्गत सारे विभाग आने चाहिए? इसमें सिर्फ एसजीएसटी को रखा गया है, इसमें आरटीओ और आबकारी सारे विभाग इसमें आने चाहिए। जो जीएसटी बना था तो जीएसटी में राज्य के लगभग 5 कर थे तो किए गए, तो जो 5 कर समाहित किए गए थे उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं था, उसमें एक्साइज नहीं था, इस प्रकार के, और जैसे स्टैंप ड्यूटी है वो नहीं था। इसके बारे में बहुत गहन विचार विमर्श जो जीएसटी काउंसिल पे हुआ और राज्यों ने आपसी सहमति बनाई कि इन करों को हम लोग जीएसटी के अंदर समाहित नहीं करेंगे। तो इन विभागों, चूंकि इन करों को समाहित नहीं किया गया, इनसे संबंधित विभागों को भी इसमें समाहित नहीं किया गया है। जिन जिन करों को इसमें समाहित किया गया, जैसे मनोरंजन कर को किया गया, उसको इसमें हम लोगों ने सम्मिलित कर लिया है। उसको इसमें हम लोगों ने, आप क्या पॉलिसी जी, अच्छा सर, आपके यहाँ पॉलिसी ये बनाई गई थी कि प्रवर्तन विभाग में 1 साल से ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं रुकेगा। वो इसलिए बनाई गई थी कि जिससे कि अपराधियों से कनेक्शन ना हो सके, लेकिन कई अधिकारी 2-2 साल से ऊपर तक जमे हुए हैं। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि पिछली बार जब हमारे जो मोबाइल स्क्वाड्स हैं उसके बारे में निर्णय लिया गया कि एक स्तर पे ये विचार बना कि मोबाइल स्क्वाड में 1 साल की नौकरी शायद काफी ना हो, क्योंकि उनकी जो एक्सपर्टीज होती है उसको देखते हुए उनको कम से कम 2 साल के लिए वहां पे रखा जाना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी मत था कि अगर हम 1 साल, एक बहुत ही जॉब होता है क्योंकि रात भर जागना पड़ता है इन लोगों को, तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए निर्णय लेने से पहले इसको देख लिया जाए कि ये
इनके लिए कारगर होगा कि नहीं होगा। तो इसी सबको देखते हुए कुछ स्क्वाड्स के लिए इसको मेरे ख्याल से प्रदेश में 7 या 8 मोबाइल स्क्वाड्स के लिए किया गया कि इनको एक वर्ष के लिए और देखा जाए, उसके बाद इसके असर को देखते हुए इसके बारे में एक निर्णय लिया जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारे प्रमोशंस होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, वो कभी कभी एक साथ नहीं होते। जैसे प्रमोशन ट्रांसफर नॉर्मली और आपसे कर लेते हैं। एक सवाल ये है कि अभी फर्जी जीएसटी बहुत लोगों ने ले ली थी, इसको आप फुल प्रूफ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? इसको आप फुल प्रूफ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? फिर से बताइए क्या ले ली थी? फिर से बताइए क्या ले ली थी? मैं कुछ देश में कुछ ऐसे मामले आए जिन्होंने फर्जी तौर पर जीएसटी के नाम पर सरकार से पैसे ले लिए। इन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना कराया जीएसटी के अंतर्गत, लेकिन उन्होंने जो ट्रांजैक्शंस थे वो उनके जेन्युइन नहीं थे। तो उनके ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं थे तो उन्होंने रिफंड फर्जी क्लेम किया, गलत क्लेम किया उन्होंने, ये दिखाते हुए कि ट्रांजैक्शन हुआ है जबकि वास्तव में वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। तो इसके लिए हम लोग क्या उपाय कर रहे हैं सर? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इसकी व्यवस्था ये हम लोगों ने की थी कि जब कंपनी रजिस्टर होती है, अगर उसी समय वो कंपनी जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है, तो अपने आप ही एक इस प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो नॉर्मली एक प्रकार की जो कंपनियां होती हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। आप हमारे के न्यूज के माध्यम से प्रदेश के किसानों को और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? चाहूंगा कि हमारे साथ चल रहा है, लेकिन हमारी कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण और कृषि में जो हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं, उसके कारण ही हम लोग कोरोना से काफी हमें सहायता मिली है। और आगे अगर हमें अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है, लोगों को हाथ मजबूत करने हैं, तो उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो हमारी जरूरत है कि हमारे किसान भाई भी इसके लिए जागरूक रहें और अपनी आय बढ़ाने के लिए हम तो उनके लिए प्रयास कर ही रहे हैं, वो भी हमसे अगर जागरूकता के माध्यम से संगठित होकर के एफपीओस बना करके अगर वो संगठित होकर प्रोसेसिंग के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, उनकी आय में अवश्य इस बारे में वृद्धि होगी। बहुत शुक्रिया सर, के न्यूज से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये हैं आलोक सिन्हा सर, जो बता रहे हैं कि सरकार तो अपने स्तर पर कोशिश कर रही है किसानों की आय बढ़ाने की, और जो पहले योजनाएं अलग अलग स्तर पर बनती थी, अलग अलग विभाग काम करते थे, अब कन्वर्जन में काम हो रहा है, समग्रता से काम हो रहा है, जिससे कि सारी योजनाओं का एक साथ किसानों को लाभ मिल सके। लेकिन किसानों को भी आगे आना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आलोक सर के ऑफिस से जाकर के वो उसका हल ले सकते हैं। उनके तमाम आला अधिकारी हैं, वहां भी जाकर के उनसे समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष ऐसे ही एक शख्स के साथ में। और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप देश सुरक्षित स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से विशेष अनुरोध कर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराया और अन्य राज्यों से श्रमिकों की निशुल्क घर तक सुरक्षित वापसी कराई। संक्रमित या लक्षण वाले श्रमिकों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेष श्रमिकों को राशन किट के साथ परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों द्वारा उनके गृह जनपदों में निगरानी समितियों की देखरेख में भेजा गया, जहां उनका दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों एवं कामगारों की स्किल मैपिंग कर डेटाबेस तैयार किया गया। छूटे हुए श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है। जिन श्रमिकों के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया, जहां खाने पीने और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किया गया। जिन श्रमिकों के पास अन्य राज्यों के राशन कार्ड थे या जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी 2 बार निशुल्क खाद्यान्न दिया गया। पूरे प्रदेश में कम्युनिटी किचन के माध्यम से भी फूड पैकेट्स वितरित किए गए। इतना ही नहीं,
अन्य जरूरतमंदों को भी भरण पोषण भत्ता दिया गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।